एग्ज़ाम मंत्रा में स्वागत है सबका। कल जैसा बताया था कि हम लोग आज मौलिक अधिकार का स्वतंत्रता वाला पार्ट और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो वाला पार्ट कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया भाग 3 में आर्टिकल 19 से 22 के बीच में ये दिया गया। कितने आर्टिकल हो गए? 1, 2, 3, 4, 19, 20 और 21 और 22 4 आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार समाहित किया गया है। इसमें जो सबसे मेजर अनुच्छेद है वो है 19 के अंतर्गत ही हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जब मूल संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इस तारीख को हमने संविधान को अंगीकृत किया था और इस संविधान को हमने लागू कर लिया था। मतलब 100% संविधान हमारा लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। जैसे पहले बताया था, यहाँ 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे 26 नवंबर 1950 को। मोस्टली यहाँ नागरिकता संबंधी अधिकार लागू किए गए थे 16 अनुच्छेदों के साथ, और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू कर दिया गया। संपूर्ण संविधान जब लागू हुआ तो हमें 7 अधिकार दिए गए थे स्वतंत्रता के। कितने? 7 अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता के 7 अधिकार दिए गए थे मूल संविधान में। तो वे कौन कौन से थे? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला, दूसरा सम्मेलन करने का अधिकार, तीसरा संघ बनाने का अधिकार, चौथा संपूर्ण भारत में निर्बाध रूप से घूमने आवागमन की स्वतंत्रता, आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता। इसके बाद दिया गया हमें संपूर्ण भारत में कहीं पर भी निवास करने, अधिवास करने की स्वतंत्रता। इसके बाद हमें प्राप्त हुआ संपत्ति का अधिकार, कि हम संपत्ति अपने पास रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कितनी भी रख सकते हैं। और इसके बाद हमें प्राप्त हुआ व्यापार, वाणिज्य और उद्योग या व्यवसाय करने की स्वतंत्रताएं। इस प्रकार हमें 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई। हुआ क्या कि संपत्ति के अधिकार को लेकर 1951 से ही काफी विवाद हुए। इन्हीं विवादों के आलोक में 9वीं अनुसूची भी आई, लेकिन विवाद थमने के नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत सारे केस हुए, गोपालन केस था, केशवानंद केस था, ये इन्हीं से संबंधित थे, संपत्ति से संबंधित ये केस बने। तो इन्हीं की समाप्ति के लिए 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन से हमारे संपत्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो तब से वर्तमान तक हमारे पास 6 अधिकार हैं। अगर हम लोग एक डेट लाइन डालते हैं तो 44वें संविधान संशोधन से पूर्व कितने हैं? 7। 44वें संविधान संशोधन के बाद कितने हैं? 6। तो हम 6 देखते हैं। तो पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा आवागमन की स्वतंत्रता या भ्रमण की स्वतंत्रता या घूमने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, पांचवा है संपूर्ण भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, और छठवां था व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 अधिकार वर्तमान में हमें प्राप्त है स्वतंत्रता के रूप में। और ये 6 के 6 अधिकार हमें आर्टिकल
19 में दिए गए हैं। क्लॉजेस में लिख रहा हूं, इसको ध्यान देना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19(1)(a) में, सम्मेलन की 19(1)(b) में, संघ बनाने की 19(1)(c) में, भ्रमण की 19(1)(d) में, निवास करने की 19(1)(e) में और व्यापार करने की 19(1)(g) में। इसके बीच में जो एक हटा दिया गया 44 में से, वह था 19(1)(f). F फाइनेंस मतलब वित्त मतलब संपत्ति। यह 44 में संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। कहाँ डाल दिया गया है? 300 अनुच्छेद में इसको वैधानिक अधिकार के रूप में रख दिया गया है, उसी के क्लॉज में। तो ये 6 स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। हम एक एक करके देखते हैं 19 को। 19 के अंतर्गत हमें कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसी के साथ उन पर निर्बंधन भी लगाए गए हैं। निर्बंधन कौन लगाएगा? राज्य। 19(1)(a) 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने का अधिकार, लिखकर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार, कॉपी, पेपर, पिम्पलेट, न्यूज़पेपर छापकर अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार। पहले कार्टून आते थे न्यूज़पेपर में, वे भी अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत ही थे। अभी भी जो कार्टून विश्व में छापे जाते हैं, वे भी सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है फ्रांस की जो मैगजीन है, उसके द्वारा छापे गए कार्टून, जो काफ़ी धार्मिक उन्माद को लेके हुए थे। फ्रांस की सरकार ने यही कहा था कि यह यहाँ के लोगों के अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा है, इसे हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते। तो हम चित्रकारी कर कर भी अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। शांति का अधिकार और प्रेस। बहुत बार सवाल ये पूछा गया, प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो आर्टिकल 19(1) के क्लॉज ए में। तो अगर 19(1) भी लिखा हुआ आता है तो आप लोग यही मानेंगे, क्योंकि यही आर्टिकल है। 19(1) प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार 19(1) के अंतर्गत दिया गया है। शांति का अधिकार इसी के अंतर्गत है। इसी में बोला गया है कि सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर अधिकार एकाधिकार नहीं है। क्या नहीं है? एकाधिकार। अब एकाधिकार से आपको याद आ रहा है कि केवल और केवल सरकार ही इसको रेगुलेट नहीं कर सकती, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। व्यक्ति भी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों का उपयोग कर सकता है, यही उनका मीनिंग है एकाधिकार के। पब्लिक भी अपना अधिकार रखती है, केवल सरकार ही उनका उपयोग नहीं कर सकती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलकर, लिखकर, चित्रकारी कर कर हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस पर राज्य युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकता है। युक्ति युक्त कौन निर्धारित करता है? युक्ति युक्त हमारे न्यायालय प्रणाली के एक्सप्लेनेशन का भाग है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन युक्ति युक्तों को समय समय पर परिभाषित करता रहेगा कि किन आधारों पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। तो युक्तियुक्त निर्बंधन की परिभाषा कौन निर्धारित करता है? राज्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये पावर उन्हीं के पास है, क्योंकि वही संविधान के संरक्षक के रूप में हैं। तो आर्टिकल, इस पर निर्बंधन कौन लगाता है? 19(2). ध्यान देना, 19(2) ए पर 19(2) क्या लगाता है? युक्ति युक्त निर्बंधन लगाता है। भारत की संप्रभुता के आधार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है कि भारत की अगर संप्रभुता प्रभावित हो रही है तो राज्य निर्बंधन लगा सकता है।
यदि लोक व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है, लोक व्यवस्था भंग हो रही है, उसके आधार पर भी राज्य युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। न्यायालय की अवमानना पर अपराध के उद्दीपन, अगर राज्य को ऐसा लगता है कि किसी के बोलने से अपराध घट सकता है तो उनकी सभा नहीं होने दी जाएगी। जब सभा नहीं होगी तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आपको 19, 18 और 20 में सीए किसान आंदोलन में देखने को मिला होगा। सरकार ने इसका बहुत उपयोग किया है। हाल ही में केजरीवाल जी ने जब बोला कि सिंगापुर वेरिएंट, तो इस पर काफ़ी विवाद हुआ। उसका कारण यही था कि आर्टिकल 19 में युक्तियुक्त निर्बंधन के तहत विदेशों से संबंध के आधार पर भी बोलने पर पाबंदी या बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यही मेन आधार था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब विवाद हुआ तो सरकार ने उसके लिए कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा था। उनको बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि हमारे विदेशी संबंध अगर प्रभावित होते हैं हमारी अभिव्यक्ति से तो हमें नहीं बोलना है। क्योंकि बोलने का जो अधिकार है, हमने आपको पहले ही बताया था, आर्टिकल 19 गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कारण कि कोई भी बोलेगा हमारी संप्रभुता पर, हमारे संविधान पर, तो उसकी अनुमति नहीं है। तो ये अनुमति अगर हम किसी को नहीं देते हैं तो दूसरे राष्ट्र भी हमें ये अनुमति नहीं देते हैं कि आप हम पर किसी भी प्रकार के एलिगेशन लगाएं। क्लियर? तो इनमें 8 आधारों पर निर्बंधन लगाया गया। संप्रभुता के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, शिष्टाचार के आधार पर, न्यायालय की अवमानना के आधार पर, अपराध के उद्दीपन पे और विदेशों से संबंध के आधार पर इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। दूसरा है अनुच्छेद 19(1)(b). 19(1)(b) में हमने आपको बताया था सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है हमें। हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, हम शांतिपूर्ण जुलूस निकाल सकते हैं, ये हमें अधिकार दिया गया है 19(1)(b) में। लेकिन हमें हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता के अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल है? सम्मेलन का, संघ का, बोलने का और हड़ताल करने का। तो हड़ताल करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। वो हड़ताल करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया। और इस पर जो निर्बंधन लगाया गया है, वो 19(3) के तहत लगाया गया। युक्तियुक्त निर्बंधन 19(3) के तहत लगाया गया। भारत की एकता, अखंडता खंडित ना हो और लोक व्यवस्था भंग ना हो, इस आधार पर इस पर निर्बंधन लगाया गया। कौन लगाएगा? ये राज्य का मीनिंग हम आपको पहले ही बता चुके हैं। राज्य का मीनिंग उस अथॉरिटी से है जो 4 अंगों को धारण करती है: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता को, वह राज्य है। तो राज्य युक्तियुक्त निर्बंधन इस आधार पर लगा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 19(1)(c). 19(1)(c) संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या बनाने की? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 97वां संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियां को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। 97वां संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को मान्यता दे दी गई और इसके तहत हम सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन 19(4) के तहत है। 19(4) के तहत युक्तियुक्त निर्बंधन एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर राज्य इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकती है। आवाज
19D में संपूर्ण भारत में संचरण का, घूमने का, आवागमन का अधिकार, घूमने का, आवागमन का और भ्रमण करने का पूरे भारत में हमें अधिकार दिया गया है। इस पर 19(5) के तहत निर्बंधन लगाया गया। अब निर्बंधन यहाँ ध्यान से रखिए कि हमें घूमने का अधिकार तो दे दिया गया है, कहीं भी घूमें हम। अब कहाँ कहाँ नहीं घूम सकते भैया, किसी का निजी मकान है और हम उसके दरवाजे पे खड़े होके बोलेंगे हमें 19 से आर्टिकल से राइट्स मिला है, हम तो घूमेंगे आपके मकान में, तो ये यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप नहीं घूम सकते क्योंकि उसके अपने राइट्स हैं। हमारे मौलिक अधिकार दूसरों के मौलिक अधिकारों का जब हनन करने लगेंगे तो वे मौलिक अधिकार नहीं होंगे। तो मौलिक अधिकारों में सबसे मेन बात यही है कि हमारे मौलिक अधिकार किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का ना तो वे अल्पीकरण करेंगे ना उनसे असंगत होंगे। यही राज्य के लिए भी लागू होता है। आर्टिकल 13 में यही बात कही गई कि किसी भी विधि से हम मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण नहीं कर सकते और असंगत भी नहीं कर सकते। तो यह व्यक्ति पर भी लागू होता है कि वह आर्टिकल या मौलिक अधिकारों का सहारा लेकर ये नहीं कह सकता कि हमें तो घूमने का अधिकार है। हम प्रधानमंत्री कार्यालय में भी घूम सकते हैं, हम राष्ट्रपति भवन में भी घूम सकते हैं, हम परमाणु ऊर्जा आयोग में भी चले जाएंगे, हम उस क्षेत्र में भी चले जाएंगे जो संवेदनशील नहीं जा सकते क्योंकि वे सरकार की व्यवस्था के अंग हैं, राज्य व्यवस्था के, लोक व्यवस्था के, एकता और अखंडता के हिस्से। मान लो युद्ध चल रहा है और आप कहेंगे हम तो युद्ध देखने जाएंगे, हमने कभी देखा नहीं, तो आपको नहीं भेजा जा सकता। आप आर्टिकल 19 का सहारा वहाँ नहीं ले सकते। इसी को न्यायालय ने युक्तियुक्त निर्बंधन के रूप में परिभाषित किया है। इसी को युक्तियुक्त निर्बंधन के रूप में परिभाषित किया है। संवेदनशील इलाके हॉटस्पॉट जो हैं, पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क, या हाल ही में एक विवाद आया था अंडमान निकोबार पर जो जनजातियां, उनमें एक जनजाति होती है जारवा जनजाति। जारवा जनजाति के साथ कुछ टूरिस्टों ने वीडियो क्लिप शेयर किए, उसको लेके विवाद हुआ था काफ़ी। फिर वहाँ एक नियम बनाया गया कि इन क्षेत्रों में भी लोग बिना सरकार की परमिशन के भ्रमण नहीं कर सकते। तो अंडमान के क्षेत्र में हमें परमिशन लेनी पड़ेगी और लक्षद्वीप के जो इकोलॉजिकल पार्ट्स हैं उनमें जाने की परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं और कुछ वेस्टर्न घाट के, जहां हमें सरकार की अनुमति से ही भ्रमण की अनुमति मिलती है। इसके आधार पर निवास करने की 19(1) का ई क्या कहता है, हमें संपूर्ण भारत में निवास करने की अनुमति है। निवास करने से अर्थ है हम वहाँ रह सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, अधिवासित हो सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था ई के अंतर्गत की गई है। इसमें वही युक्तियुक्त निर्बंधन डाला गया 5 के तहत। 19(5) से जो निर्बंधन लगाया गया वो 2 आर्टिकल पे लगता है। एक तो जो घूमने वाला था डी और जो निवास वाला है ई, इन दोनों पर 5 से ही निर्बंधन लगाती हैं। तो निर्बंधन के आधार पर हमने भी हाल जारवा जनजाति की बात कही थी। अगर हम कहें हम अंडमान के उस क्षेत्र में बसते मकान बना लेंगे तो हमें सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी घूमने की। हम वहाँ मकान बना लेंगे तो मकान होगा तो हम चाहे जब घूम सकते, नहीं तो हमें वहाँ मकान बनाने की अनुमति नहीं है, हमें वहाँ निवास करने की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार से कुछ संवेदनशील जो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं वहाँ पे भी हमें निवास करने की अनुमति नहीं है। जहाँ जहाँ जनजाति, जैसे झारखंड में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ अदर जो एसटी नहीं हैं उनको ज़मीन नहीं खरीद सकते। इस तरीके के राज्यों में अलग अलग प्रोविज़न है कि उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब है एसटी की जो ज़मीन है वो आप खरीद कर मकान नहीं बना सकते झारखंड में। कुछ इलाके मध्य प्रदेश में हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में एक जनजाति है पाताली, या उसको कुरकू बोलते हैं बहुत से लोग, तो उन क्षेत्रों में आपको नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वह मध्य प्रदेश की सबसे आदिम जनजाति, आज भी वह लगभग न्यू ही रहते हैं। तो उन क्षेत्रों में उनकी सांस्कृतिक विविधता में
सांस्कृतिक विविधता समाप्त ना हो, इसलिए सरकार उनको रिजर्व रखती है, उनको संरक्षित रखती है। तो इस तरीके से हमें वहाँ मकान बनाने की या अधिवास करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। हमें वहाँ स्वतंत्रता नहीं दी गई है। आर्टिकल 19(1)(g, आर्टिकल 19(1)(g किसकी है? ये व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य की स्वतंत्रता। मतलब हम पूरे विश्व, पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उद्योग धंधा लगा सकते हैं, कारखाना लगा सकते हैं। लेकिन सरकार ने इस पर भी बहुत सारे युक्तियुक्त निर्बंधन लगा रखे हैं। युक्तियुक्त निर्बंधन 19(6) के तहत लगाए हैं। किस प्रकार के लगाए हैं? तकनीकी आधार पर निर्बंधन कि आप जिस फील्ड से नहीं हैं, मान लो एक पुल का ठेका निकला है और उसके टेंडर में लिखा हुआ है कि जो लोग सिविल इंजीनियर हैं और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस रखते हैं, ये क्या है? कंडीशन है। यही कंडीशन युक्तियुक्त निर्बंधन है कि हर व्यक्ति फॉर्म टेंडर का नहीं भर सकता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर भर देगा, उसके लिए कंडीशन क्या है? वो सिविल इंजीनियर होना चाहिए और 5 वर्ष का उसके पास अनुभव होना चाहिए। ये तकनीकी रूप से निर्बंधन लगाया गया है। इसके आधार पर तकनीकी रूप से निर्बंधन लगाया गया है व्यापार पर। हम कहें कि हम मानव का व्यापार करेंगे, मानव अंगों का व्यापार करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि ये असंवैधानिक कृत्य हैं। तो वे सभी विधियां जो असंवैधानिक रूप से हैं, उनके अधीन जो व्यापार हैं हम नहीं कर सकते। जैसे हम बोले हम आज से मादक पदार्थों का धंधा स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कुछ बचा नहीं, हम आज से अपने घर में जो दारू पैदा करेंगे उसको बेचेंगे, 2 पेड़ अफीम के लगाएंगे, फिर उससे अफीम पैदा करके बेचेंगे। ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह एक अवैध रूप के हैं। इनको सरकार लाइसेंस देगी और सरकार की देख रेख में ही ये व्यापार होता है। सभी व्यक्ति इनका व्यापार नहीं कर सकते। हथियारों का व्यापार हम लोग अपने घर में देसी कट्टे बना के बेचना चाहें तो नहीं बना सकते, क्योंकि वह दंडनीय अपराध है। तो इस तरीके के निर्बंधन राज्यों ने लगा रखे हैं हमारी स्वतंत्रताओं के ऊपर। किस आधार पर? कि किसी भी प्रकार की लोक व्यवस्था, किसी भी प्रकार से भारत की अखंडता, एकता और उसकी संप्रभुता पर खतरा ना हो, या प्रशासनिक व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा ना हो, या सांप्रदायिकता ना बढ़े, या सद्भाव की हनन ना हो। इन आधारों पर सरकार ने युक्तियुक्त निर्बंधन लगा रखा है। ये थे हमारे 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदान की गई स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत की गई स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(v), आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 1(d), आर्टिकल 1(e) और 19(1)(g। 19(a) में क्या है? अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, भ्रमण, निवास और व्यापार। इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(5) और 19(6) के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन कौन लगाता है? युक्तियुक्त निर्बंधन न्यायालय के द्वारा परिभाषित है और राज्य सरकारें इनको आरोपित करती हैं। फिगर आपको दिख रहा होगा। आर्टिकल 20
अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 क्लॉजेस हैं, 20(1), 20(2) और 20(3). ये 3 क्लॉजेस हैं इसके अंतर्गत। क्या बोलता है 20? अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। 20(1) में क्या है? अपराध के समय जो विधि प्रवर्तन में थी या लागू थी या मान्य थी, उसी विधि के अनुसार व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। जो विधि अपराध के समय नहीं है, उस विधि के अनुसार उसे दंड नहीं दिया जाएगा। तो अपराधों पर भूत लक्ष्मी प्रभाव यहाँ पर डाला गया है कि भूत लक्ष्मी प्रभाव से अगर कोई विधि बनाई गई है तो वह अब उस समय अपराधों पर नहीं लगाई जाएगी। अपराध 1988 में अगर हुआ था तो 1988 में जो अपराध था, मान लो 1988 में आपने गलती से इंटरनेट चल गया आपका और अकाउंट से 2 लाख रुपए आपको मिल गए, तो सरकार ने उस समय इंटरनेट था, इसको मैं 2005 ले लीजिए आप, 2005 में साइबर क्राइम जैसी घटनाएं बहुत माइन्यूट थी, इक्का दुक्का हुआ करती थी। तो उस समय साइबर क्राइम नहीं था, सामान्य घटना थी। सरकार ने इस पर विचार किया और उसे साइबर क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया। अब अगर साइबर से जुड़ी आप कोई ऐसी घटना करते हो जो उस कानून के खिलाफ असंवैधानिक है, तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती, लेकिन 2005 में आप पर कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि साइबर क्राइम उस समय अपराध नहीं था। साइबर की जो चीज़ें थी वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आती थी, आज वे अपराध की कैटेगरी में आती हैं। आपको याद हो एक बीच में नितिन शाहिनी वाला केस हुआ था 66A को लेके, सूचना के अधिकार व्हाट्सएप वगैरह पर जो कमेंट्स हो रहे थे उसको लेके सरकार ने उसको, जैसे बाला साहब ठाकरे का जब केस आया था तो कुछ लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, वो वही था। तो उससे पहले क्या लोग बोलते नहीं थे? उससे पहले भी बोलते थे लोग। जैसे हाल ही में जो दिल्ली में पोस्टर लगे उसको लेके, तो उसको क्राइम अब बनाया गया, पहले ये क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता था। तो वही ए में क्या है कि जब अपराध हुआ हो उस समय उस विधि के अनुसार उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, ये बोलता है 20A। 20(1). 2 में क्या किया गया है? एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही दंड दिया जाएगा। क्या बोलता है? एक अपराध के लिए एक बार दंड। हमारे भारत में जो व्यवस्था है, इंडिया में क्या है कि आपने 5 अपराध किए, 5 अपराध किए, 5 अपराध आपने किए। पहले अपराध के अंतर्गत आपको 10 साल की सजा हुई, दूसरे में 3 साल की सजा हुई, चौथे में आपको 2 साल की सजा हुई, 5वें में आपको 8 साल की सजा हुई। तो इसमें जो मैक्सिमम सजा है वो आपने क्या है 10 साल की। जैसे आपने चोरी की और उसी दौरान मारपीट की, एक का मर्डर कर दिया और पुलिस वाले के साथ भी आपने अभद्रता की, ये एक ही क्राइम के 5 हिस्से हैं। तो इस पूरे क्राइम में अलग अलग के लिए अलग अलग सजा न्यायालय ने दी, लेकिन आपको जो अधिकतम सजा है वो 10 वर्ष है। तो इस अपराध के लिए आपको 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। ये पूरा एक अपराध का समूह माना जाएगा। तो एक अपराध के लिए एक ही सजा। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में यह सजा इस तरीके से नहीं दी जाएगी। यूएसए में क्या करेगा? 10, 3, 13, 2, 5, 13 और 2, 15, 15 और 8, 23 वर्ष। आपको 23 वर्ष की सजा होगी। इसीलिए आपने सुना होगा कई बार कि 200 साल की सजा हुई, 400 साल की सजा हुई, वो इसी कंटेंट में है
कि एक समूह के अंतर्गत जितने भी अपराध होंगे उनकी अलग अलग को जोड़कर आपको सजा दी गई। भारत में कैसा है कि उस समूह का जो अधिकतम सजा होगी वो आपको दे दी जाएगी। जैसे मर्डर आपने किया है तो 302 के तहत मृत्युदंड दिया जा सकता था, अगर वो है तो वो सारी की सारी सजा उसी में। ऐसा नहीं कि 20 साल आपको जेल में रखने के बाद मृत्युदंड दिया जाएगा, नहीं, मृत्युदंड दिया जाएगा आपको, ये सजा उसी में जाएगी, क्योंकि आपको क्या दी जा रही है, अधिकतम सजा दी जा रही है। तो अधिकतम आपकी मृत्युदंड है, यहाँ अधिकतम 10 वर्ष है। तो एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है। इसके अंतर्गत है व्यक्ति को स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को स्वयं के लिए गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये एक्चुअली हमें यहाँ दिखता तो है, लेकिन हमें पिक्चरों में क्या दिखता रहता है कि मार मार से हमसे बुलवाया गया कि कुत्ता काला था, वो भले ही वाइट था, सफ़ेद था, लेकिन हमसे पीट के बुलवाया गया कि काला था। हमने बोला भी है, क्योंकि डर और पिटाई अलग चीज़ है। संविधान ये कहता है कि स्वयं को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात अलग है कि आप न्यायालय में जाके उस बात से मुकर जाओ कि हमसे ये पीट के लिखवाया गया है, तो न्यायालय उस गवाही को नहीं मानेगा। लेकिन पुलिस का दोबारा डर हमें बहुत रहता है और हम कुछ बोलते नहीं है न्यायालय में। तो अपराधों में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और 3 क्लॉजेस हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 थोड़ा विस्तृत है ये, इसमें बहुत सारा न्यायालय ने परिभाषित किया गया है। इसके अंदर 50 से ज़्यादा मुद्दे इसमें परिभाषित किए हैं न्यायालय ने। विभिन्न मामलों में समय समय पर न्यायालय इनको परिभाषित करता रहा है। इस अनुच्छेद को क्या कहा जाता है, जीवन को गरिमा पूर्ण बनाने वाला, क्या कहा जाता है, जीवन को गरिमापूर्ण बनाने वाला अनुच्छेद भी इसे कहा जाता है। इसको व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने वाला अनुच्छेद कहा जाता है इसे। इसी में हमें जीवन की रक्षा का अधिकार दिया गया है, कहीं आश्रय लेने का अधिकार दिया गया है, न्यायालय में सुनवाई का अधिकार और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया है, व्यक्ति की निजता का अधिकार इसी के अंतर्गत है, व्यक्ति को निद्रा सोना, निद्रा का स्लीपिंग का अधिकार भी इसी के अंतर्गत दिया गया है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब है शरीर, हम पद से भी प्रतिष्ठा लगाते हैं। कैसे कोई चपरासी है तो हम उसे चपरासी नहीं कहते, हम उसका नाम लेके या उसको संबोधित करके ही बुलाते हैं, हम उसको नहीं बोलते अरे चपरासी दरा पानी ला, तो उसकी प्रतिष्ठा है वो, हम उसको उस तरीके से नहीं करते। दूसरा, प्रतिष्ठा शरीर के साथ होती, गरिमापूर्ण प्रतिष्ठा हर व्यक्ति का अधिकार है। इसके अलावा प्रदूषण के तहत हमें अधिकार दिए गए हैं कि हमें प्रदूषित वायु या प्रदूषित जल ना मिले, पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार इसी के अंतर्गत दिया गया है, और हमें जीवन साथी चुनने का अधिकार भी 21 के अंतर्गत ही दिया गया है। गरिमा के साथ मृत्यु, गरिमा के साथ मृत्यु हो सकता है ये आपसे पूछ ले, क्योंकि अभी जो डेड बॉडियों का केसेस हुए हैं कोविड के दौरान, तो ये पूछ सकता है कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन को केवल मानव के लिए जीवन नहीं माना है, इसके लिए भी माना है उसने पशु और जानवरों के लिए भी जीवन को परिभाषित किया है। 2014 में जल्लीकट्टी के मामले में जब केस दर्ज हुआ था, तब न्यायालय ने कहा कि पशुओं का जीवन भी मानव जीवन की तरह ही है, उन्हें भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो जीवन को उसने पशु और मानव दोनों के लिए अधिकार माना है। आर्टिकल 21 क्या है, जीवन को गरिमापूर्ण बनाने वाला अनुच्छेद माना गया है, गरिमापूर्ण अनुच्छेद बनाने वाला माना गया है।
जीवन का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। क्या नहीं है? मृत्यु का जो अधिकार है वो जीवन के अधिकार में क्या नहीं है? शामिल नहीं है। आर्टिकल 21 ही बोलता है कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, आर्टिकल 19 ये बोलता है। आर्टिकल 21 को क्या कहा गया? प्राकृतिक न्याय का अनुच्छेद भी कहा गया। कारण जीवन को गरिमापूर्ण बनाने वाला अनुच्छेद है ये। जीवन को गरिमापूर्ण बनाने वाला अनुच्छेद है। प्राकृतिक न्याय विधि के उल्लंघन के बाद दंड। क्या है? विधि के उल्लंघन के बाद दंड दिया जाएगा और दंड देने से पहले व्यक्ति की बात अवश्य सुनी जाएगी। दंड होने के बाद दंड दिया जाएगा और व्यक्ति को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात रख पाए। यही प्राकृतिक न्याय का नियम है। ठीक है। न्यायालय ने जीवन के अधिकार में मृत्यु के अधिकार को जब परिभाषित किया तो एक केस आया था नर्स का, शहनवाज करके थी वो, तो वो काफ़ी सालों से वेंटिलेटर पे थी। तो उनके जो सहयोगी थे उन्होंने यही अधिकार जीवन के अधिकार के तहत हवाला दिया। तो न्यायालय ने जब इसको परिभाषित किया तो उसने कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार क्या नहीं है? शामिल नहीं है। तो उसने दो तरीके की बात कही कि हम भारत में केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की परमिशन देते हैं। सक्रिय इच्छा मृत्यु को परमिशन नहीं दिया है। सक्रिय का मतलब है कि उसे किसी भी इंजेक्शन, मेडिसिन या अन्य साधनों से मृत्यु प्राप्त करा दी जाए। तो इस तरीके की न्यायालय ने किसी भी प्रकार की व्यवस्था को खारिज कर दिया। उसने क्या कहा कि निष्क्रिय मतलब उसके जो लाइफ सपोर्ट उपकरण लगे थे, जीवन को संचालित करने वाले जो उपकरण उससे जुड़े थे। कैसे? वेंटिलेटर जुड़ा था, वेंटिलेटर के साथ उसका ऑक्सीजन जुड़ा होगा, हार्ट बीट हीटर जुड़ा होगा, ईसीजी जुड़े होंगे, ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें उसके साथ जुड़े होंगे, वेस्ट मटेरियल वाले पार्ट्स जुड़े होंगे। तो इन सब को निकाल दिया जाएगा और उसे सामान्य पेशेंट के रूप में रखा जाएगा। इस दौरान उसकी 2 से 3 से हफ्ते भर में मृत्यु हो जाएगी। वही निष्क्रिय मृत्यु के रूप में न्यायालय ने माना है। सक्रिय मृत्यु, इच्छा मृत्यु को उसने अमान्य घोषित कर दिया था। तो आर्टिकल 21 क्या है? जीवन को गरिमापूर्ण बनाने वाला अनुच्छेद है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध इसमें 2 क्लॉज रखे गए हैं। 22(1) और 22(2). 22(1) ये कहता है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी मनमाने तरीके से नहीं की जाएगी। ये पुलिस वाला आया आपको उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास पुलिस वाला आएगा, एक गिरफ्तारी वारंट दिखाएगा जिस पर लिखा होगा कारण कि आपको किन कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आर्टिकल क्लॉज इसका 1 ये कहता है कि आपको कारण बताएगा जो गिरफ्तार करने आ रहा है। दूसरा, आपको अपनी इच्छा अनुसार वकील चुनने का अधिकार है। आर्टिकल 22 का 1 क्या बोलता है कि आपकी गिरफ्तारी मनमाने तरीके से नहीं होगी। दूसरा, आपको अपनी इच्छा से अपना वकील चुनने का अधिकार होगा। 22 का 2 क्या कहता है?
22(2) कहता है यदि आपकी गिरफ्तारी विधि सम्मत हुई है तो पुलिस अधिकारी आपको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित करेंगे। ये बोलता है 22(2). अब इसमें क्या नहीं होगा, इसमें यात्रा के दौरान जो समय लगेगा वो काउंटेबल नहीं है। पुलिस थाने से निकलने और न्यायालय तक पहुंचने का जो समय है 2 घंटे, 3 घंटे, 10 मिनट, वो इसमें काउंटेबल नहीं है। जब आपकी गिरफ्तारी होगी तो उस पर समय लिखा होता है। सामान्यतः पुलिस वाले समय उस पर लिखते नहीं हैं, इसलिए हम लोग इसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं। जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं वो लोग उसमें FIR में उस समय जब गिरफ्तारी होती है तो उस समय उस चीज़ को मेंशन कराते हैं कि आपने हमें इस समय पर गिरफ्तार किया है और उसके 24 घंटे के बाद आपको न्यायालय ले जाना ही पड़ेगा। अगर न्यायालय की किसी कारणों से छुट्टी है तो वो समय काउंट नहीं होगा। इसमें 2 लोगों को छूट दी गई। किसमें? 22(2) में क्या कहा गया था? 24 घंटे वाला प्रोविजन था इसमें कि 24 घंटे में न्यायालय भेजा जाएगा, लेकिन इसमें 2 लोगों को अपवाद के रूप में छोड़ दिया गया। कौन सा? निवारक निरोध, निवारक निरोध के अंतर्गत और शत्रु देश के विदेशी शत्रु। निवारक निरोध, अभी आपने जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ तो उस समय वहाँ के जो नेता थे अब्दुल्ला साहब या मुफ्ती साहब, उनको क्या कर दिया गया था? निवारक कर दिया गया था, मतलब उनको नज़रबंद कर दिया गया था। वहाँ ये कंडीशन लागू नहीं होती है कि उन्हें 24 घंटे के लिए जाए। ये कंडीशन आती है 3 महीने की कि उन्हें 3 माह तक रखा जा सकता है। कहाँ? निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी जगह नज़रबंद किया जा सकता है, तो ये छूट नहीं दी गई है। अगर 3 महीने से उन्हें ज़्यादा रखना है कि भाई 3 महीने का समय हो गया, हमें और रखना है, तो हम एक उच्च न्यायालय की समिति के द्वारा रिकमेंडेशन करा लेते हैं और फिर ये प्रोविज़न फिर 3 महीने बढ़ जाएगा। तो हम इस तरीके से उन्हें 1 साल तक लगभग रख सकते हैं। तो अभी वही चल रहा है और उससे जाने के बाद फिर वही है कि समिति बनेगी, फिर वही रिकमेंडेशन करेगी। विदेशी शत्रु, विदेशी शत्रु को हम गिरफ्तार करके ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे में उसको पेश ही करें। जैसे केस हुआ था कसाब वाला, तो कसाब वाले में ये प्रोविज़न लागू होगा कि उसको पूछताछ के थ्रू रखा जा सकता है और हम न्यायालय में 24 घंटे में नहीं, 3 महीने में भी हम उसको पेश कर सकते हैं। निवारक निरोध के अंतर्गत 2 कानून बहुत फेमस हुए हैं। एक तो अभी हाल ही में आपने नाम सुना होगा, जो JNU वाली घटना हुई थी, उसमें कुछ महिलाएं और कुछ लड़के गिरफ्तार हुए थे। सफूरा जरगर का आपने अगर नाम सुना हो तो उन्हीं के साथ 3-4 लड़कियां और गिरफ्तार हुई। उन पर लगा था UPA। ये आया था 1967 में। इसमें समय समय पर 4 में संशोधन हुआ, 8 में हुआ, 12 में हुआ और वर्तमान में रिसेंटली 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया है। यह आतंकवाद निरोधी कानून है। कौन सा है? ये आतंकवाद निरोधी कानून है। इसमें ये बताया गया है कि इन्होंने आतंकवादी जैसी घटनाएं, सांप्रदायिक एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया जिससे उन्माद फैला, इस तरीके की धाराएं इसमें लगाई जाती हैं। ये बहुत अभी हाल रिसेंटली यूज़ किया गया है। एक और आप लोगों ने नाम सुना होगा NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसका उत्तर प्रदेश में उपयोग खूब हुआ था। कोविड के दौरान संपत्तियां जो जलाई गई, बुझाई गई, उनमें इसका उपयोग किया गया था। इस 2 कानून बहुत उपयोग किए गए निवारक निरोध के तहत। एक आर्टिकल बीच में था, ये 22 पूरे हो गए, यहाँ हमारा मौलिक अधिकार समाप्त होता है। मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल छोड़ा मैंने, वो था 21A। 21A 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A ये बोलता है
कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। और शिक्षा का स्तर क्या होगा? प्राथमिक स्तर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 21 के तहत जो शिक्षा दी गई है मौलिक अधिकारों में वह किस प्रकार की है? माध्यमिक, उच्चतर, उच्च या प्राथमिक? तो वह शिक्षा है प्राथमिक। कौन सी है? प्राइमरी शिक्षा की बात की गई है। संविधान संशोधन 86वां था, 2002 में आया था। ये संशोधन आप याद रखिए प्लीज, क्योंकि ये संशोधन कई बार पूछा गया। आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार हमारे यहाँ समाप्त हुए। स्वतंत्रता वाला मौलिक अधिकार का जो पोर्शन है, वो पोर्शन हमारा, वो सेगमेंट हमारा समाप्त हो गया। एक और बोला था मैंने, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? बलात् श्रम। कैसा? बलात् श्रम एवं मानव व्यापार। बलात् श्रम और मानव व्यापार, इसमें 3 प्रकार की बात की गई है। 3 प्रकार की बात की गई। किसकी? बलात् श्रम, बेगारी और मानव व्यापार। आपसे जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जा सकता कि आपसे रोड से, आपके घर से आपको पकड़ के ले जाए और बोले कारखाने में आपको काम करना ही पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है। तो बलात् श्रम आपसे नहीं कराया जा सकता। बेगारी का मतलब होता है फ्री में काम कराना। अगर आप पुराने समय में देखते हो तो लोग बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। 15 साल से 20 साल से उनके यहाँ काम कर रहे हैं और पैसे के नाम पे क्या दिया जा रहा है? उन्हें खाना दिया जा रहा है, कुछ कपड़े दे दिए जाते हैं, दिवाली दशहरे में 2-5 रुपए। तो वो बेगारी का हिस्सा था कि मतलब फ्री में कोई व्यक्ति काम नहीं करा सकता। दूसरा है मानव व्यापार। मानव व्यापार में बच्चे और महिलाओं का आता है कि फीमेल का किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं किया जाए जिससे देह व्यापार जैसी वृत्तियों को बढ़ावा ना मिले। दूसरा, बच्चों का व्यापार ना किया जाए, इसमें भी वही है। और इन दोनों के अलावा अंग व्यापार भी इसी के हिस्से में आता है, क्योंकि मानव व्यापार में एक हिस्सा अंग व्यापार का भी जुड़ा हुआ है। एक हिस्सा जुड़ा हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कभी कभी सरकार जबरदस्ती काम करा लेती है। जैसे कोविड के दौरान लोग नहीं चाह रहे थे ऑफिस जाना, फिर भी गए। तो सरकार को ये इसमें एक अधिकार दिया गया कि आपात एवं सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सरकार आपसे कार्य करवा सकती है। वह बलात् की परिभाषा में नहीं आता है। इसके बाद आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? बाल श्रम। आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? आर्टिकल 24 है बाल श्रम से। कारखानों में बालकों, किसमें? कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया। किसमें? कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है कि बालक कारखानों में काम नहीं करेंगे। तो किस आयु वर्ग के बालक? 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे किसी भी कारखाने में विस्फोटक या ऐसे जिसमें उनके जीवन को हानि हो सकती है, उन सब में वे काम नहीं करेंगे। अब घर में जो काम करते हैं वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आती। जैसे मान लो पापा दुकान चलाते हैं, हम 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए बैठ गए, तो वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। खेती किसानी करने वाले परिवारों में खाना पहुंचाना है, बीज पहुंचाना है, तो ये बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिए थे केंद्र सरकार को कि बाल सुधार केंद्र और बाल पुनर्वास केंद्र बनाए जाएं। इसी के आलोक में बाल सुधार बनाए गए और एक बाल आयोग भी बना हुआ है जो इनके उत्थान के लिए काम करता है। अगर हम प्राइवेट संस्थाओं को देखें तो भारत के एक व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी जी, उनको नोबेल पुरस्कार भी इसी क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है। उनका एक
संगठन है जिसका नाम है बचपन बचाओ। वह उन बच्चों को उन क्षेत्रों से छुड़ाते हैं जिन क्षेत्रों में वो वर्किंग कर रहे हैं, जैसे होटल में कार्य कर रहे थे, किसी खनन में लगे थे, फटाका फैक्ट्री में लगे थे, तो उन क्षेत्रों से उन्हें आज़ाद कराकर पुनर्वास केंद्र में पहुंचाते हैं। तो यही बाल श्रम के लिए कार्य कर रहे हैं वो। तो 24 हमने आज पढ़ लिया। हमने कौन कौन से सेगमेंट पढ़े? स्वतंत्रता वाला और बाल शोषण वाला, 2 सेगमेंट हम लोगों ने खत्म कर लिए। कल हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, अल्प वर्गों के हितों का संरक्षण और आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 33, 34, 35 मार्शल लॉ वगैरह भी हम लोग छोटा छोटा एक बार देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। ये पोर्शन हम लोग कल खत्म कर देंगे तो हमारा पूरा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। उसके अगले से हम लोग नीति निर्देशक तत्व भाग 4 प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।